अच्छा, यस, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आज हम लोग करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ अमेलगमेशन एंड डीमर्जर का चार्ट रिवीजन, जहां पे अमेंडमेंट्स आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं आपको अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो अमलगमेशन एंड डीमर्जर इज अ टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में एक क्वेश्चन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू ओनली ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अमलगमेशन एंड डीमर्जर का टैक्सेशन। सबसे पहले आता है सेक्शन 2(1)(b) अमलगमेशन का डेफिनेशन। अमलगमेशन का डेफिनेशन कहता है, amalgamation means a merger of one or more companies with another company or companies to form अ पर्टिकुलर कंपनी। इसको हम क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं। देखिए, अमलगमेशन अगर हो रहा है तो दो बेसिक चीज है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज बिकेम द असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अमलगमेटेड कंपनी एंड शेयर होल्डर होल्डिंग 75% ऑफ द वैल्यू इन शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कंपनी बिकेम्स द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। तो दो कंडीशन अमलगमेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, सारी असेट एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो शेयर होल्डर है जिन्होंने 75% ऑफ द वैल्यू इन शेयर्स होल्ड करके रखा है अमलगमेटिंग कंपनी में, वो अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। नाउ आते हैं प्रैक्टिकली एक कंसेप्ट के ऊपर। अगर आप ये एक चार्ट देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारी इंटरलिंकिंग मैंने यही करके रखी हुई है। यस, और इंटरलिंकिंग में आपको मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अमलगमेशन एंड डीमर्जर ये 100% टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होते हैं। नाउ व्हेन आई से अ टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होता है बेटे? टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन का मतलब जो कंपनी अमलगमेशन के अंदर में अपने एसेट एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, इनके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। एग्जांपल समझिए, अगर शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड अमलगमेट होते हैं एसके लिमिटेड में, यहां शीला की जवानी की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है शीला एंड किजवानी लिमिटेड, ये अमलगमेट होते हैं। अब जब शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड अमलगमेट होंगे, एसके लिमिटेड बनेंगे, मतलब शीला लिमिटेड अपने सारे एसेट ट्रांसफर करेगी। इज इट अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट? आंसर इज यस। यहां कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, यहां कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, पर सेक्शन 47 कहता है कि भैया इनको क्या नहीं करना है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अमलगमेशन के अंदर में कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं होती अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो। सो अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो आपको क्या नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं देना। अब आप सोच के देखिए, एसके को तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर में एसेट मिल गए, हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? एसके को तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर में क्या मिल गए मालिक? एसेट मिल गए, राइट? या मैं कह सकता हूं विदाउट कंसिडरेशन मिल गए अमलगमेशन के अंदर में। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल गए तो यहां पे 56/10 गिफ्ट का प्रोविजन लगना चाहिए था। अब लॉ कहता है कि भैया यहां पे 56/10 का भी प्रोविजन नहीं लगने वाला। सो अमलगमेशन के अंदर में गिफ्ट का प्रोविजन नहीं लगता। ये कहां लिखा है? इंटरलिंकिंग, ये हम पढ़ते हैं आईएफओएस में। असेट रिसीव्ड अंडर द अमलगमेशन इज नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट अंडर सेक्शन 56/10। तो भैया देने वाले के हाथ में कोई टैक्स लगा? आंसर इज नो। रिसीवर के हाथ में कोई टैक्स लगा? आंसर इज नो। अब आते हैं तीसरा खिलाड़ी इस पूरे गेम में। एक होता है शेयर होल्डर। सपोज कांचा एक शेयर होल्डर था जिसने शीला के होल्ड करके रखे थे, शीला के शेयर्स होल्ड करके रखे थे। अब जब भी अमलगमेशन होगा तो शीला के शेयर्स के बदले इन ल्यू ऑफ शीला शेयर उसको क्या मिलेंगे? एसके के शेयर मिलेंगे। अब यहां पे हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, एक्सचेंज पे भी कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, पर लॉ कहता है कि अगर शेयर्स रिसीव होते हैं शेयर होल्डर को अमलगमेशन पे तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। सेक्शन 47 में ये भी ट्रांसफर नहीं कहलाता। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एसेट ट्रांसफर करने वालों को कोई टैक्स, जिनको एसेट मिल रहे हैं उनको भी कोई टैक्स नहीं, और अमलगमेशन होने के चक्कर में जो शेयर होल्डर को एक्सचेंज हो रहा है इस पे भी कोई टैक्स नहीं। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं अमलगमेशन में 100% टैक्स न्यूट्रलिटी होना। मतलब देने वाले को भी है कोई टैक्स नहीं, लेने वाले को भी कोई टैक्स नहीं, और इसमें किसी का एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है उसको भी कोई टैक्स होने वाला नहीं है। अब आते हैं एक और बात के ऊपर। सपोज कांचा को अब किसके शेयर मिल गए होंगे? एसके के शेयर मिल गए होंगे इन लिeu ऑफ शीला। फ्यूचर में चल के जब भी एसके के शेयर सेल किए जाएंगे, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आएगा? ऑब्वियसली यस। होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट किया जाएगा? शीला लिमिटेड से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ एसके क्या काउंट किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ शीला लिमिटेड। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शीला का शेयर था वही एसके का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट, पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट कहां से काउंट होगा? जहां से उसने शीला के शेयर होल्ड किए थे। यस और नो मालिक? राइट। तो कांचा फ्यूचर में जब भी शेयर सेल करेगा एसके के कैपिटल गेन टैक्स आएगा। होल्डिंग पीरियड शीला से काउंट होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शीला लिमिटेड का रहेगा। क्लियर है मालिक बात?
ओके अच्छा, अमलगमेशन में सिर्फ कैपिटल गेन एंड आईएफओएस का ही बेनिफिट नहीं मिलता, पीजीबीपी के जो बेनिफिट है जो अमलगमेटेड कंपनी को मिलते थे, दे विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टू अमलगमेटेड दे विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टू अमलगमेटिंग कंपनी। सो अमलगमेटिंग कंपनी के जो बेनिफिट थे वो अमलगमेटेड कंपनी को भी मिलेंगे, आई स्टैंड करेक्टेड। अमलगमेटिंग कंपनी के जो बेनिफिट थे वो अमलगमेटेड कंपनी को भी मिलेंगे। कौन कौन से सेक्शन के अंदर में? सबसे पहले आते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जो अमलगमेटिंग कंपनी का था वो अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, डेप्रीसिएशन। आप जानते हैं जब भी अमलगमेशन होता है तो जो डेप्रीसिएशन होता है उसे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एज इट इज यूज्ड। मैंने पीजीबीपी का चार्ट रिवीजन अपलोड किया है, आप जाकर के चेक करिएगा, वहां पे भी हमने यही डिस्कस किया है। तो जो आपका जो डेप्रीसिएशन है इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एज इट इज पुट टू यूज। नेक्स्ट आता है बेटा अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। आप तो जानते ही अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो किसका था बेटा? अमलगमेटिंग कंपनी का था, वो अमलगमेटेड कंपनी भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन एंड डीमर्जर। एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन और डीमर्जर जो है राइट, ये 1/5 बेसिस पे अवेलेबल होता है किसी भी इंडियन कंपनी को। अमलगमेटेड कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से वीआरएस का भी डिडक्शन जो होता है वो 1/5 बेसिस पे मिलता है किसी भी एसएससी को, ये भी अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा। अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन होता है ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन है वो 1/5 बेसिस पे मिलता है। तो 1/5 बेसिस पर डिडक्शन अमलगमेटेड कंपनी को भी मिलेगा। और अगर कोई अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है तो वो अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी 1/5 बेसिस पे मिलता है, अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा। टेलीकॉम सर्विसेज और स्पेक्ट्रम सर्विसेज। सो टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम लाइसेंस जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस होता है। सो मान लीजिए लाइसेंस 10 ईयर्स का था, 3rd ईयर में क्या हो जाता है? अमलगमेशन हो जाता है, तो बैलेंस 7 अमलगमेटेड कंपनी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं 72A की और 72AA की, तो जो बिजनेस लॉस है राइट या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है अमलगमेटेड कंपनी का, वो अमलगमेटिंग कंपनी का, वो अमलगमेटेड कंपनी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। लेकिन लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन्हें 72A 72AA की कंडीशन को क्या करना होगा? सेटिस्फाई करना होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ डेटर्स है तो इसका बेड डेप्स क्लेम कर सकते हैं कौन? अमलगमेटेड कंपनी, क्योंकि सक्सेसर भी क्या कर सकता है? बेड डेप्स क्लेम कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। सो बेसिकली अमलगमेटिंग कंपनी के जो पीजीबीपी के बेनिफिट है जो मोर देन 1 ईयर्स के अवेलेबल होते हैं वो किसको अवेलेबल हो जाएंगे? अमलगमेटेड कंपनी को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर अमलगमेटिंग कंपनी का बेड डेप्स अमलगमेटेड कंपनी रिकवर करती है तो इसे इनकम नहीं माना जाता। पॉइंट टू बी नोटेड, अमलगमेटिंग कंपनी का बेड डेप्स अगर अमलगमेटेड कंपनी रिकवर करती है इसे क्या नहीं माना जाता बेटा? इनकम नहीं माना जाता। और ये चीज हम लोग देखते हैं केस लॉ का नाम है पीके कमाल केस। सो पीके कमाल केस ये कहता है अमलगमेटिंग कंपनी का बेड डेप्स था, अमलगमेटेड कंपनी इसको रिकवर करती है, जनरल रूल रिकवरी ऑफ बेड डेप्स इज ट्रीटेड एज इनकम। पीके कमाल केस कहता है ये इनकम नहीं माना जाएगा। यस और नो? हाँ, रिकवरी रेमिशन सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लायबिलिटी को इनकम माना जाएगा। अज्यूम कीजिए अमलगमेटेड कंपनी क्या करती है? एक सेटलमेंट करती है। चलिए और डीप में चलते हैं। अमलगमेटिंग कंपनी को कोई लाइबिलिटी थी 5 लाख रुपीस की, कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, लाइबिलिटी थी 5 लाख रुपीस की। अमलगमेटेड कंपनी इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करती है 3 लाख रुपीस के अंदर में। लाइबिलिटी कितने की थी? 5 लाख। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने में हुआ? 3 लाख। तो 2 लाख रुपीस इनकम मानी जाएगी। किसकी इनकम मानी जाएगी? अमलगमेटेड कंपनी की इनकम मानी जाएगी। क्लियर है मालिक? चलो जी, एट द सेम टाइम अब आते हैं यहां पे। हमने कहा था कि अगर कोई भी अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो 72A की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कम ऑन, वंस अगेन, अमलगमेटिंग कंपनी का बिजनेस लॉस अमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उन्हें कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्या कंडीशन है? अमलगमेटिंग कंपनी के लिए 2 कंडीशन है, अमलगमेटेड कंपनी के लिए 3 कंडीशन है। कम ऑन, अगर अमलगमेटिंग कंपनी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है और अमलगमेटेड कंपनी 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। सीधे शब्दों में और आसान भाषा में, शीला लिमिटेड का लॉस एसके लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगर शीला लिमिटेड 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है और एसके लिमिटेड 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। चलो कम ऑन,
क्या कंडीशन है? कंडीशन लिखी है 72A के अंदर में। कंडीशन कहां लिखी है? 72A के अंदर में। अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? शीला लिमिटेड की बात कर रहे हैं। शीला को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? कंडीशन नंबर 1, दे शुड बी एंगेज इन द बिजनेस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स और मोर प्रायर टू अमलगमेशन। अमलगमेशन होने से पहले एटलीस्ट 3 साल से वो क्या होने चाहिए? बिजनेस में होने चाहिए, राइट। कंडीशन नंबर 2, Sheela Limited should hold 75% of the book value of fixed asset, 75% of the book value of fixed asset which has held 2 years prior to amalgamation. अमलगमेशन के 2 साल पहले बुक्स के अंदर में जो फिक्स असेट दिख रहा है, अमलगमेशन के 2 साल पहले फिक्स्ड असेट की वैल्यू जो बुक्स में दिख रही है उसका 75% डेट ऑफ अमलगमेशन पे होल्ड करना है। सो मान के चलिए अमलगमेशन से 2 साल पहले कंपनी के फिक्स एसेट थे 100, तो अमलगमेशन की डेट पे वो एटलीस्ट 75 होने ही चाहिए। वो कितने होने चाहिए? 75। तो दे शुड होल्ड 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक असेट या वैल्यू ऑफ फिक्स असेट विच हैज हेल्ड 2 years prior to the date of amalgamation, which has held 2 years prior to the date of amalgamation. क्लियर है मालिक? चलो आज सो शीला लिमिटेड को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर शीला लिमिटेड का लॉस किसको कैरी फॉरवर्ड करना है? एसके को कैरी फॉरवर्ड करना है। शीला की कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन नंबर 1, वो एटलीस्ट 3 साल से बिजनेस में एंगेज होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, अमलगमेशन के 2 साल पहले वैल्यू ऑफ असेट का जो भी वैल्यू ऑफ असेट था उसका एटलीस्ट 75% एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन होल्ड करना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं एसके लिमिटेड। एसके लिमिटेड को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर उन्हें ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है? तो अगर उन्हें ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, एटलीस्ट दे शुड होल्ड द बिजनेस और सॉरी एटलीस्ट दे शुड होल्ड द एसेट फॉर 5 ईयर। कितने? 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट रिसीव्ड अंडर द अमलगमेशन। अगर उन्होंने लेट से 75% एसेट रिसीव किए 100 में से, एटलीस्ट अमलगमेशन के डेट पे कितने होने चाहिए थे? 75। अज्यूम कीजिए एसके को 75 के शेयर मिले। इस 75 का 75% इन्होंने कितने साल होल्ड करना है? फॉर 5 ईयर्स। मतलब जो एसेट अमलगमेशन में मिले इसका 75% अगले 5 साल क्या करना है? होल्ड करना है। कंडीशन नंबर 2, ये बिजनेस में होने चाहिए फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर। सो दे शुड कंटिन्यू द बिजनेस। एसके लिमिटेड बिजनेस कंटिन्यू करेगा फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और जो इसके अलावा कंडीशन मिले वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एसके को कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करना है मालिक? 3। कंडीशन नंबर 1, जितने भी एसेट अमलगमेशन में मिले इसका 75% अगले 5 साल होल्ड करना है। कंडीशन नंबर 2, इस बिजनेस में रहना है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। कंडीशन नंबर 3, इसके आगे सरकार कोई और कंडीशन बोले वो सेटिस्फाई करना है। अब मान के चलिए एसके और शीला दोनों ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या लॉस था किसका? शीला का, दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बाय एसके। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो उस केस में ये क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा, क्योंकि जो बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा और उस केस में ये इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। राइट और नॉट मालिक? यस, ओके। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा अमेंडमेंट क्या आया है, इस अमेंडमेंट को समझिएगा। देखिए जनरली जब भी अमलगमेशन होता था, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता था, कन्वर्जन होता था ऑफ फर्म इनटू कंपनी, प्रोप्राइटर इनटू कंपनी, या फिर कन्वर्जन होता था प्राइवेट कंपनी का किसके अंदर में बेटा? एलएलपी के अंदर में। सो बेसिकली जब भी अमलगमेशन या कन्वर्जन होता था तब क्या होता था कि आपको ना फ्रेश पीरियड मिलता था 8 ईयर्स का। और सिंप्लीफाई करता हूं आप सभी लोगों के लिए, बिजनेस लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिजनेस लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? जनरली 8 ईयर्स के लिए। बिजनेस लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मालिक? 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब पॉइंट को समझना, जनरली जब भी अमलगमेशन होता था, मान के चलिए शीला लिमिटेड ने ऑलरेडी अपना बिजनेस लॉस क्या कर लिया है? 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। जब अमलगमेशन होता था ना तो एसके को वापस से फ्रेश ईयर मिल जाते थे कितने? 8 असेसमेंट ईयर। मतलब मिलने कितने चाहिए थे? 4, पर उसको मिल कितने जाते थे? फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिल जाता था। कौन से केस में? अमलगमेशन या फिर कन्वर्जन इनटू कंपनी के केस में, या कंपनी कन्वर्जन इनटू एलएलपी के केस में। फाइनेंस एक्ट 25 से अमेंडमेंट क्या आया है? फाइनेंस एक्ट 25 से अमेंडमेंट आया है, पहले जो फ्रेश पीरियड मिलता था कितना? 8 ईयर्स का, अब वो सिर्फ बैलेंस पीरियड मिलेगा। मतलब लॉ क्या था या लॉ गलत क्या था? शीला लिमिटेड ने अगर बिजनेस लॉस को ऑलरेडी 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, अमलगमेशन हुआ तो फ्रेश पीरियड कितना मिलता था? 8 ईयर्स। फाइनेंस एक्ट ने इस 8 ईयर्स को चेंज कर दिया, कहा ओनली बैलेंस पीरियड।
मतलब अब आपको बैलेंस सिर्फ 4 साल मिलेगा। अमेंडमेंट समझ में आया? दिस हैज बीन द अमेंडमेंट। सो अर्लियर फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years was given। तो क्या होता था जब भी अमलगमेशन होता था, बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था, बिजनेस लॉस 8 years का फ्रेश पीरियड मिल जाता था। इफ अमलगमेशन और कन्वर्जन टेक प्लेस आफ्टर 1/4/2025, अगर कन्वर्जन या अमलगमेशन आफ्टर 1/4/2025 है, तो बिजनेस लॉस कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 years फ्रॉम द डेट इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो जब पहली बार लॉस आया था वहां से सिर्फ 8 साल मिलने वाला है, यानी आपको जो फ्रेश पीरियड है वो मिलने वाला नहीं है, राइट। हालांकि ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल नहीं है? डीमर्जर या इनहेरिटेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बैलेंस पीरियड ही मिलता था, सिर्फ अमलगमेशन और कन्वर्जन के केस में फ्रेश पीरियड मिलता था, यहां पे भी बंद कर दिया। दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट। एवरीबॉडी यस और नो? ओके। 72AA भी क्या कहता है? 72AA बेसिकली बैंकिंग कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी का अमलगमेशन को कवर करता है। अगेन वही बातें करता है, लॉसेस क्या हो सकते हैं, अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। सो 72AA बोलता है अगर अमलगमेशन हुआ है किसका? बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, बैंकिंग कंपनी का कोई अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ within 5 years of strategic disinvestment, corresponding new bank का other corresponding new bank other than banking companies and government company का other government companies के साथ under the General Insurance Business Act, yes or no? तो accumulated losses and unabsorbed depreciation, UAD मतलब क्या? Unabsorbed depreciation shall deemed to be the losses and unabsorbed depreciation of amalgamated company, yes or no? राइट तो अमलगमेटिंग कंपनी के जो लॉस है ये अमलगमेटेड कंपनी क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ओके। अब आप पूछेंगे कि सर क्या इसके अंदर में भी कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत है? देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत सिर्फ 72A के अंदर में। 72AA क्लियर बोलता है इन लोगों का जो लॉसेस है ये सीधे सीधे अमलगमेटेड कंपनी क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कंडीशन की कोई दरकार नहीं है। यस और नो मालिक? अब यहां पे भी अमेंडमेंट क्या हुआ है? वही वाला अमेंडमेंट, पहले लॉस 8 साल के लिए फ्रेश पीरियड मिलता था, अब ओनली बैलेंस पीरियड मिलने वाला है, खत्म। वही अमेंडमेंट यहां पे भी आया है जो 72A के अंदर में आया था, वही अमेंडमेंट 72AA के अंदर में भी आया है। पॉइंट समझ में आया सभी को? हाँ या ना? दैट्स इट मालिक। अब आते हैं कहा? डीमर्जर के ऊपर। यस अब किसके ऊपर आते हैं मालिक? डीमर्जर के ऊपर, दैट इज टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर। अब डीमर्जर को डिफाइन किया है सेक्शन 219AA के अंदर में, है ना। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही मानेंगे डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर के जो टैक्सेशन बेनिफिट है वो रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएंगे। यस कंडीशन नंबर 1, डीमर्ज कंपनी अपने सारे असेट एंड लाइबिलिटीज जो है वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करेगी। तो ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज राइट शैल बी ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। तो डीमर्ज कंपनी के सारे असेट एंड लाइबिलिटीज किसको ट्रांसफर होंगे? रिजल्टिंग कंपनी को। यस और नो? आप इसी एग्जांपल को उल्टा कर दीजिए, एसकेल बिकेम शीला लिमिटेड एंड किजवानी लिमिटेड, ये हो गया डीमर्जर वाला एग्जांपल। तो जितने एसके के असेट थे वो शीला एंड किजवानी में क्या हो जाने चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी को चले जाने चाहिए। ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, ये सारे असेट एंड लाइबिलिटीज काय पे ट्रांसफर होने चाहिए? बुक वैल्यू पे होने चाहिए। और अगर कंपनी इंड एस कंप्लायंट कंपनी है तो इंड एस वैल्यू पे होना चाहिए। बेसिकली बस रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। सो या तो आप बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कीजिए या तो इंड एस वैल्यू पे ट्रांसफर कीजिए। थर्ड, रिजल्टिंग कंपनी इन कंसिडरेशन क्या दे? रिजल्टिंग कंपनी इन कंसिडरेशन सिर्फ शेयर दे किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। मतलब बेसिकली शीला लिमिटेड एसके लिमिटेड को इन कंसिडरेशन ऑफ देयर एसेट क्या इशू करेगी? शेयर इशू करेगी। यस और नो? राइट ओके। shareholder holding 75% of the value of shares in demerged company became the shareholder of resulting company. SK के at least 75% of the shareholder किसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए? शीला लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। और ये जो ट्रांसफर है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, मतलब बेसिकली बिजनेस चालू होना चाहिए। यस और नो? बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, बिजनेस क्या होना चाहिए? चालू। तो 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो डीमर्जर का बेनिफिट मिलेगा। 5 कंडीशन क्या है? All asset and liabilities of demerged company became the asset and liabilities of resulting company. Resulting company in consideration सिर्फ शेयर इशू करेगी। थर्ड, ये जो एसेट ट्रांसफर होने चाहिए ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए, इंड एस वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए। 4, 75% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एसके लिमिटेड बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ शीला एंड किजवानी एज द केस में बी। और ये जो ट्रांसफर है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, मतलब बिजनेस चालू होना चाहिए। अब यहां पे भी ठीक उसी तरीके से टैक्स न्यूट्रलिटी दी गई है। डिमर्ज कंपनी अपने एसेट किसको ट्रांसफर कर रही है? रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, लेकिन लॉ सेक्शन
ओके, सेक्शन 47 कहता है देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सेक्शन 47 क्या कहता है दोस्त? सेक्शन 47 कहता है कि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। एट द सेम टाइम रिजल्टिंग कंपनी को इन कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन क्या मिल रहा है भैया? एसेट मिल रहे हैं, इनके हाथ में भी कोई 56(2)(10) आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से शेयर होल्डर जिसने एसके के शेयर होल्ड करके रखे थे, अब उसको शीला या किजवानी के शेयर्स मिलेंगे, इनके हाथ में भी कोई एक्सचेंज पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमलगमेशन था उसी का रिप्लिका बना के रखा है, पूरा टैक्स न्यूट्रलिटी प्रोवाइड किया है। और जितने अदर बेनिफिट थे, दैट इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डीमर्ज कंपनी will be available to resulting company, depreciation will be divided on the basis of number of days, VRS एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर वगैरह, टेलीकॉम रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सेम वही अमलगमेशन वाला पॉइंट जो डीमर्ज कंपनी के थे वो किसको मिल जाएंगे? रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएंगे। यस, ओके, अब आते हैं आगे। डन मालिक? अच्छा, अब एक और चीज, रिकवरी रेमिशन कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज इनकम। यहां पे दो जगह आपको कट करना है, इधर सुनिए, यहां पे रिकवरी के बाद यहां लिखना है रेमिशन और यहां लिखना है सीजेशन। सो अगर रिकवरी, रेमिशन या सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी होती है, वही डीमर्ज कंपनी जो थी इनकी लाइबिलिटी थी 5 लाख, रिजल्टिंग कंपनी 3 लाख सेटल कर दिया, 2 लाख विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। सो रिकवरी, रेमिशन एंड सीजेशन क्या माना जाएगा बेटा? इनकम माना जाएगा। बेड डेब्ट्स अगर रिजल्टिंग कंपनी रिकवर करती है तो इसे इनकम नहीं माना जाएगा। एंड यहां लॉसेस वैसे ही रिमेनिंग पीरियड के लिए ही क्या किए जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। क्लियर है मालिक? यस, डन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां हमारा टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर खत्म होता है। दोनों की चीजों में क्या याद रखना है? दोनों की चीजों के अंदर में एक ही चीज याद रखनी है कि पहला आपको डेफिनेशंस दोनों के याद रखने हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये अमलगमेशन या डीमर्जर है क्या। और दूसरा 72A की कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अमलगमेटिंग कंपनी को 2 और अमलगमेटेड कंपनी को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब अमलगमेशन हो, डीमर्जर हो, इनके अंदर में लॉसेस जो है ये सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही क्या हो पाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। डन है मालिक? यस। तो यहां हमारा एक और चार्ट रिवीजन खत्म होता है, दैट इज टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। मैं मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में। बच्चों आप मुझे बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसके बाद एमआरपी सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हैं अमलगमेशन एंड डीमर्जर के भी, वो एक बार अच्छे से सॉल्व करना। अच्छा, एक केबीडी शुगर्स का केस है डीमर्जर के ऊपर, 2023 का एक केस है। मैं केस आपको बताता हूं, केबीडी शुगर्स का केस है। अच्छा, अब इस केस के अंदर में क्या हुआ था? एक कंपनी है जो डिसफंक्शनल है, मतलब कंपनी एग्जिस्ट करती है पर कंपनी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब उसके लॉसेस थे, डिसफंक्शनल कंपनी के जो लॉसेस थे, क्या वो रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है क्या? केस में जवाब आया यस। अब इसके केस की जरूरत क्यों पड़ी मैं वो बताता हूं। वन ऑफ द कंडीशन क्या थी? वन ऑफ द कंडीशन जो यहां लिखी थी डीमर्जर के अंदर में वो थी कि भैया जो ट्रांसफर होना चाहिए वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, कंपनी अगर डिसफंक्शनल है, मतलब कंपनी है उसमें काम नहीं हो रहा, तो एओ ने बोला कि भैया क्योंकि कंपनी के अंदर में कोई काम नहीं हो रहा, ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है और इसी के लिए डीमर्ज कंपनी के लॉसेस रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। एसएससी ने बोला यहां पे जो गोइंग कंसर्न का मतलब है वो ये है कि कंपनी एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि उस कंपनी में काम होना चाहिए। भैया हमने डीमर्जर या ऐसा कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन किया ही क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में काम नहीं चल रहा था और हम चाहते थे कि हम इसे रिवाइव करें, एंड दैट इज द रीजन हमने क्या किया, हमने इसको डीमर्ज कर दिया। नाउ अब अगर ये डिसफंक्शनल कंपनी है तो डिसफंक्शनल कंपनी का लॉस क्या होना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। मैटर कोर्ट तक गया, कोर्ट ने फाइनली कहा कि भैया केबीडी शुगर सही कह रही है, डिसफंक्शनल होना का मतलब ये नहीं होता कि वो गोइंग कंसर्न नहीं है। यस, तो क्या रिजल्टिंग कंपनी को ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने मिलने चाहिए इवन दो इट इज डिसफंक्शनल? द आंसर इज यस, मिलना चाहिए, है ना? यस मालिक। तो यहां पे आपका अमलगमेशन एंड डीमर्जर खत्म होता है। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेज देना जिसको इसकी नीड होगी, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन के अंदर में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आई होप आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे होंगे। हम ऐसे ही पूरे चार्ट लेके आने वाले हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।